बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिया। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए आज फिर एक बड़ी अच्छी ख़बर है, लेकिन हम ख़बरें तो कई देना चाहते हैं, लेकिन पहले हम एक जो लॉकडाउन के बारे में बात करना चाहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, लेकिन बड़े शॉपिंग सेंटर को बंद रखेंगे। और अच्छा, और दूसरी बात हमें जिस बात पर एतराज़ है कि बाज़ारों में तो फिर लॉकडाउन नहीं होता। अभी भी जो हम जाते हैं तो खबे से खबा चल रहा होता है। किसी भी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, मैंने जो बड़े मार्केटें हैं या ये बड़े जो सुपर स्टोर हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। लेकिन मस्जिद में अगर आप जाते हो तो वो वहाँ पर आप पर कोरोना लग जाएगा। आप ये देखिए कि हम कल एक जगह गए, वहाँ पर उन्होंने वो लगा रखा था टेंट उसका, जिससे कि कोरोना फ्री हो जाता है अगर जूते तक के अंदर सैनिटाइजर गेट। हाँ, सैनिटाइजर गेट लगा रखा है। तो आप मस्जिद में क्यों नहीं लगा सकते? ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात बहुत अहम करना चाहता हूँ, लेकिन पहले अगर हमारे मेहमान आ गए हों तो उनसे इलियास मेहमद साहब हैं, ऑल कराची अंजुमन ताजरान। ये मॉल और शॉपिंग सेंटर उसको देखते हैं। ये जी इलियास मेहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप को हम खुश आमदीद कहते हैं। हमें जो ये इसलिए आपको लिया है कि जो है छोटे ताजरों को इजाज़त दी गई है, लेकिन मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी है। ये आप उसके नुमाइंदे हैं, तो इस पर आप फरमाइए, आपका क्या तबसरा है इस पर? ये बहुत बड़ी ज्यादती है। देखिए मेरी बात से, मॉल और शॉपिंग सेंटर वगैरह है ना, वहाँ तो वैसे भी सैनिटाइजर वाला का इंतजाम हो, हमारे स्टाफ का भी तब 15-15, 20-20 आदमी का मॉल का स्टाफ होता है देखने के लिए ना। नहीं, मैं खुद गया था तो वो बाकायदा वो लगा के वो देखते थे कि आपको वो है या नहीं है, बुखार है या नहीं है। थर्मामीटर लगा के देखते थे। सब कुछ इंतजाम है, हर चीज है। और मॉल में देखा, लोग पढ़े लिखे लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं, हर आदमी घुसता है और इसके इंतजाम वगैरह सही होते हैं। मॉल का तो ऐसी बातें नहीं करना जी। आप जैसे दुकानें हैं, लांडी, कोरंगी, शाह, छोटी दुकानें, आप खुद अंदाजा कर ले कि मार्केटों पर रश कितना लगा हुआ है। आप खंबे से खंबा मिल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं इलियास साहब कि ये आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा? ठीक है, पैसे मांगने नहीं मांगने वाला हमारे पास तो कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन फैक्ट्री वालों को पता चला तो हमें हमारे पास तो ऐसी कोई इतला नहीं है पैसे मांगने का। लेकिन फैक्ट्री वालों से मांगी है? लेकिन जी, फैक्ट्री वालों से मांगी है? फैक्ट्री वालों से कुछ मेरे दोस्त से उनको मुझे पता चला था, लेकिन मुझे हमारे मॉल में तो नहीं पता चला। तो मुझे मालूम हुआ ना कि कोई अरबों के अंदर हिसाब गया है कि फैक्ट्रियों से कहा है कि आप 11 अरब रुपए दें तो हमें फैक्ट्री खोलने देंगे। इस दिन गवर्नमेंट का ये नहीं, ऐसा मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री उनसे कुछ मांगा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर जो पैसे मांगने के खुलवाने चाहते हैं तो ये पैसे हमसे मांग ले भाई। ये पैसे मांगने चाहते हैं तो पैसे मांग ले भाई। पैसे मत दें आप अल्लाह के नाम पर, अल्लाह देता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, लोग अफवाहें फिलहाल, लेकिन हमसे किसी ने पैसे मांगे नहीं। हम तो सईद गनी से मिल चुके हैं, नासिर शाह से मिल चुके हैं, पुरतुजाबाद से मिल चुके हैं। पैसे नहीं लेगा, लेकिन नासिर शाह का मैं गारंटी नहीं देता हूँ। सईद गनी तो नहीं लेगा, उसे यहाँ रहना है, यहाँ मरना है उसे। मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको चाहिए मॉल को खोलना चाहिए। मॉल के 2 सिस्टम बना ले, सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक ग्रोसरी वाले दिन में खुले और मॉल खुले 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक। इस पे डिवाइड भी हो जाएगा, फर्क भी हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आप अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इस वक्त, हिसाब कर ले। छोटा आदमी, छोटे गवर्नमेंट को अरबों का नुकसान हो रहा है, आपको हो रहा है, गरीबों को हो रहा है, हमें हो रहा है। जो लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं, ईद की जो खरीदारी करना चाहते हैं, जाहिर है कि हमारे तो पहले से लोगों ने तैयारी तो करी हुई है ना। आप दिन कितने ले गए? आप 50% रमजान तो निकल गया। 50% रमजान में आप भी क्या काम करेगा मुझे बता दे। अगर ये मॉल का सिस्टम ये बना देते हमारे यहाँ तो 15 दिन पहले शुरू हो जाती थी। आपको याद होगा कि कुछ याद है मुझे, बिल्कुल सारी रात जागते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉल का सिस्टम 2 कर दे आप, ऐसे का अफ्तार के बाद खोल ले मॉल को, रात को 2 बजे तक खोल ले। हाँ, नहीं, सारी रात खोले, क्या मसला है जी? सारी रात खोले, फजर असर के यानी जो शहरी तक खोले। सारी रात में 2 शिफ्ट कर सकते हैं। रमजान में तो पूरी रातें खुलती है। वैसे भी रमजान में 2-2:30 बजे लोग सो के उठते हैं, पूरी रात जागते हैं, फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं। तो इसमें अच्छा हो जाएगा, 2 शिफ्टें बन जाएंगी। ग्रोसरी वाला दिन में खुल जाए, मॉल वगैरह का जूते वाला वगैरह जी वो रात को खुल जाए। ये हम आपकी तरफ से आपकी एक तो मुकम्मल हिमायत करते हैं, दूसरे आपकी तरफ से हम ये
इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है देखिए, कल और सिराज उनके जो लोग हैं। टेली ने भी किसी निजी चैनल पे था, उन्होंने ये बात करी है कि मॉल खुलना चाहिए। यानी कि मियां निसार साहब ने भी कहा कि मॉल खुलना चाहिए, मॉल खुलने में अच्छा है, लोग फायदा इसके अंदर है। और ये मॉल खुलने से किसी को नुकसान नहीं है, हम खुद अवेयरनेस पैदा कर लेंगे, हमारे में खुद अवेयरनेस पैदा है, लोगों को समझते भी है, लोगों को समझाएंगे भी। हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, इनको बैठ के बाकायदा थर्मामीटर रख के, सैनिटाइज वगैरह करवा के, सफाई करवा के सब कुछ काम करेंगे। इसमें गवर्नमेंट से अपील करते हैं, आपके टीवी से हमारी और आवाज आप जा रही दुरुस्त कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप सैनिटाइज आप कर सकते हैं, वो जो छोटे दुकानदार तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते हकीकत में। कि अभी भी हमने मास्क वगैरह सबको निजाम हमने रखा हुआ। आप मॉल में आकर आपके टीवी आकर चैनल आपको देखे, मॉल का आपको निजाम देखे। अभी भी हमारे मॉल बंद के अंदर के भी सफाई हो रही है, अभी तक रोज सफाई करते हैं। कोई मिट्टी आपको एक चीज कोई चीज नहीं मिलेगी आपको, ये आप अंदाजा कर लें कि इसको मॉल नहीं खोलेंगे। अच्छा, आप ये बताइए इलियास साहब के इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? एक तो ये हो गई कि आपको बुला लिया है। आपकी देखिए, आपकी चैनल के तुफल से आला अवाम को ये बात पहुंच जाएगी। मैं वजीर आला से, हम सिंध में रहते हैं, वजीर आला से इमरान खान से मैं अपील करता हूं कि मॉल को खोले जाएं। आपकी जो देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं इलियास साहब कि आपके वजीर आला से तो हम नाउम्मीद है कि जिस आदमी को मस्जिद की तकद्दुस का पता नहीं है। हमारी वाइस चैनल है, हमने ये कहा था कि हमें हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटर हैं, मस्जिद पहले दिन कहा था जब कोरोना वायरस बहुत इंतहा पे था, हमने कहा इसको नहीं छोड़, मस्जिद को मत बंद करो। रमजान में तो बरकत का महीना है, इसी से कोरोना जाएगा। करोड़ों कुरान खत्म होते हैं, करोड़ों कुरान खत्म, इसी से कोरोना जाएगा, दुआ से कोरोना जाएगा। ये हमारी दुआएं, ये दुआ से तक के दुआ से दवा भी दुआ जरूरत है। आप यकीन माने ऐसी ऐसी दुआएं पढ़ने की है, इससे लोग तबीयत सही हो गई है, उससे आराम हो गया उससे लोगों को। मॉल और शॉपिंग सेंटर खुलना चाहिए, मेन रोड की दुकानें खुलने चाहिए। ये नहीं बोले दवाई बस्ती में खुले, फलाना खुले, ये चीते तो बेटर वाला काम नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने भी गोल गोल बातें करी है, बस सारे सब कुछ खोलना चाहिए। एसओपी को कौन फॉलो नहीं करेगा, कौन नहीं एसओपी को नहीं देखेगा, सब देखेंगे। आप किसी ने आपकी मीडिया आप आए, सारी रोड पे आए, मैं दिखाता हूँ। मैं हमारे उसमें भी सदर में भी कितने मॉल आके चेक करे, हर दुकानदार अपना ख्याल रखे, कौन अपना दुकानदार ख्याल नहीं रखेगा। इसमें आपकी मेहरबानी होगी, आप तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी तो इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। नहीं, हमारा चैनल जो है, हमारा चीफ साहब भी देखते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे, हम DGI दरख्वास्त करेंगे बिल्कुल कि ये आप ऐसा नहीं करें। ये मॉल सबसे ज्यादा सेफ जगह है और वो सारा एयर कंडीशन होते हैं, सारा बहुत कुछ होता है वहाँ पे, तो भाई बहुत निजाम होता है। बस हम कह रहे हैं, आप 2 शिफ्टें कर दे, 24 घंटे की शिफ्टें कर दे। हम भी कहते हैं मॉल भले आप रोजे का बाद खोलें, जूते तो रोजे के बाद खोले, 2 में 3 में तो खोलें, तो आप भी डिवाइड हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यूँ कहें कि शहरी तक खोलें, शहरी तक खोलने को, शहरी तक कोई बात 3 में तो शहरी हो ही जाती है, 3 बजे के बाद 3-2:30 में शहरी हो ही जाती है ना। आप घर पहुंचते शहरी हो जाती है। शहरी करें और आप फिर बंद कर दें, बस शहरी पूरी करें, अजान हो, नमाज पढ़े, चले जाएं। हाँ बस सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बात ये होना चाहिए और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्यों छोटे दिलों को मालिक पड़ रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे समझ से मेरी बात है, 400-500 शॉपिंग सेंटर और मॉल से ज्यादा ही होंगे। नहीं, आप और ये बताइए कि इससे फायदा कितने गरीबों को होगा, आप बताइए ना। लाखों गरीबों को फायदा होगा। हिसाब के लिए एक मॉल के अंदर 2,500 से 3-3 हजार आदमी काम करते हैं। जो 15,000 20,000 तनख्वाह ले रहा है, वो राशन मांगने को तैयार हो गया है, वो बेचारा परेशान हो गया। आप यकीन माने 100 से 150 आदमी डिफॉल्टर के लिए तैयार पड़े हुए, डिफॉल्टर हो रहे हैं। हमें रोजाना फोन करते हैं, हम पैसे कहाँ से देंगे, गार्मेंट वालों को पैसे कहाँ से दें, लोगों ने मान लिया हुआ है, वो कहाँ से पेमेंट करेंगे, वो तो बताएं आप। हाँ ठीक बात है। और बात बताइए, और तकलीफें बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, तकलीफें ये है, तकलीफ इसको खुलवाना चाहिए, मॉल को, शॉपिंग सेंटर को खुलवाना चाहिए। हम आप तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस पर हम अमल करेंगे, हम SOP पे अमल करेंगे, जो SOP है वो बंद करेंगे और हुकूमत सिंध पर दबाव डाला जाए मरकज की तरफ से कि ये मॉल बंद खोले जाए। पब्लिक की तरफ से भी हम तो बाजार खोले, 10 तारीख को उन्होंने बोला है खोलने का, तो मेन रोड की दुकानें जितनी भी मॉल की दुकानें, मेन रोड की दुकानें खोलेंगी। मेन रोड की दुकान अगर जो नहीं खोलते मॉल, तो वक्त ही नहीं खोलते, लेकिन मेन रोड की तमाम दुकानें खोलेंगी। मेन रोड की दुकान पर खोलने पाबंदी थोड़ी मॉल की कोई भी। ठीक बात है आपका इलियास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके पूरे साथ हैं, हम मुकम्मल साथ देंगे। अगर ये नहीं खोलेंगे तो फिर हम नहीं, आपकी टीवी, आपकी सच टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारा मौका पहुंचाया। मैं कहता हूँ कि इनसे लोगों को अवेयरनेस भी हो जाएगी, पैदा भी हो जाएगी, लोगों को मालूम भी चल जाएगा और मॉल खोलने से फायदा भी होगा। नहीं, मॉल ज्यादा सेफ है बनिस्बत आम दुकानों के, इस लिहाज से कि आप वहाँ पर, हमने देखा जब हम गए हैं कई मॉलों में तारिक रोड पर, तो वो जब अभी शुरू भी नहीं हुआ था, इतना बड़ा
उस वक्त भी आप चेक कर रहे थे उनका उनका टेम्परेचर। जी सही बात है। हम तो अभी अभी भी हमने अभी आया है तो उस वक्त हमने अपने थर्मामीटर वगैरह सबको अंदर लगा चेक कर रहे, हर चीज चेक कर रहे थे, देख रहे थे उसको, जो आ रहा जो मामूल उसको मुकाम साइड पे कर देते थे। तो बिल्कुल सही है आपका, हम आपके साथ हैं कि आपके मॉल खुलने चाहिए ताकि हमारे लोगों का एक तो कई फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट को जो है आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, इसके अलावा मरकज़ को भी मिलेगा, सूबे को भी मिलेगा, इसके अलावा हमारे कोई लाखों आदमी जो हैं और रोज़गार पे आएंगे, फिर करोड़ों आदमी जो है ख़रीदारी होगी, अरबों रुपए का आपको उसका बिजनेस आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को। तो हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हमारे डीजी आईएसआई साहब से कि फौरी तौर पर ये जो माल का जो फैसला है वो कर देना चाहिए, और 15 तारीख को में जो 10 तारीख से जो खोल रहे हैं दुकानें, इसके साथ साथ में माल को भी खोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लिया साहब जी। एक और काम इन लोगों को भी करना चाहिए जी कि अवाम का भी कुछ ख्याल करें, ये जो दुकानें खुलेंगी जी, और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है ना, हाँ ये बात इनसे कर लेनी चाहिए थी, हमने नहीं की इनसे, लेकिन नाजायज मुनाफा ये बड़ा मसला है। ये भी तो अल्लाह का अजाब है ना। 4 गुना ज्यादा कीमत पर रमजान का सीजन, ईद का हाँ, सीजन, ये कभी ये नहीं करें, ये भी तो मसला है ना। ये जरूर न करें। देखिए एक बात जैन साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जी सर, और ये हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे कहना चाहता हूँ, हर आदमी से, हमारे जो कोर कमांडर साहब हैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो अलग अर्चे में उनको ख़िताब नहीं करता हूँ, मैं चीफ़ को ख़िताब करता हूँ, उसके मानी सब के सब होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब चर्चिल से ये बात हुई थी कि भाई इन लोगों को आज़ाद कर दो इंडिया पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा साहब ये लोग जो है लुटेरे हैं, ये लोग दगाबाज हैं, ये लोग जो हैं जो वडेरे हैं या जो चौधरीज़ हैं या जो सरदार हैं, ये सारे के सारे लोगों को ये तबाही बर्बादी करते हैं। अब इसके बाद में जो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है ये इसका जरदारी डॉक्ट्रिन का। जब जरदारी साहब सदर बने तो मेरा जो दोस्त है जो कि सिंध गवर्नमेंट मरकज़ के अंदर सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे आगे कहा कि मिर्ज़ा साहब ये इन्होंने ये डॉक्ट्रिन बना लिया है कि हमें जो है अब सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा और हमें जो है वो पैसे कमाने चाहिए। ये एक जरदारी डॉक्ट्रिन बन गया मेरे जो जब से जरदारी साहब आए थे जी। अब इसके बाद में मुख्तलिफ तरीक़ों से लूट मार की जा रही है जी। लूट मार पे आप बात कर लीजिएगा अभी, जी। और ये मकबूल जान साहब सीनियर साफ़ी कॉलम निगार बहुत जी, और ये मकबूल जान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह, हुजूर खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है भाईजान, आप खैरियत से हैं? आप क्या बताएं, आपका प्रोग्राम क्या बन रहा है? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, इस मुल्क पे करम करे अल्लाह ताला। हाँ बस वही मैं कह रहा था कि वो चर्चिल वाली बात सुनाने जा रहा था कि वो जिसने कहा कि ये लुटेरों का और डाकुओं के हवाले हम करने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो बाज़ मामलात में ये बात साबित सही हुई है। तो अब फरमाइए कि एक तो दो बातें, ये लॉकडाउन की बातें हैं, दूसरी जो बात है वो उस पर आप थोड़ी सी बात कर लीजिए, और जो अहम बात है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जो जंग की तैयारियां हो रही हैं, जो आलमोस्ट करीब यानी उसने ये एज ए जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर खाली करें और गिलगित बल्तिस्तान खाली करें, ये हमारा इलाका है इंडिया ने। जी फरमाइए। देखिए मसला सर ये, एक तो मैं लॉकडाउन के बारे में बात करूं कि हम गुज़श्ता 2 महीने से जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, हम एक नाशुक्री का फिक्रा मुस्तकिल बोलते चले आ रहे हैं कि हम भूख से मर जाएंगे। ये इससे ज्यादा नाशुक्री क्या हो सकती है कि वो पाकिस्तान से जो कि हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ मैट्रिक टन चावल पैदा करता है और उसमें से 45 टन मैट्रिक टन जो है वो बाहर भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। भाई उसमें खा भी जाते हैं लोग। गंदम पैदा करता है और 15 लाख मैट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट करता है। 50 लाख मैट्रिक टन दालें पैदा करता है और तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन। अल्लाह ताला जो है वरना खैर राज़क़ीन की मौजूदगी में हम ये बोल रहे हैं कि हम भूख से मर जाएंगे। यानी आप अंदाजा करें कि हमारी प्लानिंग का ये आलम हो चुका हुआ है कि हमें पता ही नहीं है कि कितने अरसे की खुराक यहाँ पर मौजूद है। दुनिया के चंद सरप्लस मुल्कों में से हम मुल्क मौजूद हैं और हम उसके बावजूद भी रोना पीटना हमारा खत्म नहीं होता। हम समझते हैं कि भाई आप सिंध के अंदर आपको बताऊं कि 10 अरब मालियत क्या गंदम चोरी हो गया। जी बिल्कुल, चोर असल में चोरी को कोई रोक नहीं रहा, चोर अपने आप दराते फिर रहे हैं। ये मैं उस जरदारी डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूँ कि ये जरदारी डॉक्ट्रिन यही है कि माल बनाओ, हमें अब सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, वो सब यही समझते हैं कि हम वोट खरीदेंगे। देखे ना, जिन लोगों ने नौकरियां तक लोगों को पैसे दे के बेची हों,
हमारे दोस्त होते थे अब्बास सत्तर साहब, जी। वो एक दिन मेरे पास आए, मैं उसको सेक्रेटरी था, कहते मैं अल्लाह के जियाला हूँ, सारा कुछ हूँ, हर चीज, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के पास अपना बंदा नौकरी के लिए लेके जाता हूँ और मुंह से कहता है जी बाहर वालों से 4 लाख, आपके लिए 2 लाख रुपए, आपकी रायत कर देते। यानी अपनी पार्टी के वर्कर को रायत क्या होती है कि आधे ले लें या 75% ले लें, तो ये डॉक्ट्रिन तो है सर, लेकिन उनको नहीं है कि जंग जो है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर खड़ी हुई है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि दुनिया कोरोना में लगी हुई है और इंडिया के अंदर अपने मसाइल है, तो इंडिया समझता यह है कि ये बहुत आसान तरीका है, ये रास्ता बेहतरीन है, किसी से हमला कर दे। और उन्होंने तकरीबन ये मई के एंड या जून के अंदर ये प्लान बनाया हुआ है गर्मियों के मौसम के अंदर कि कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान पे इस खुसूसन कश्मीर सेक्टर पर हमला कर दें। और उन्होंने एक सर्वर सी क्रिएट की हुई है अपने इंडिया के अंदर भी। लेकिन एक मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरे का पूरा बॉर्डर जो है उनका एक किस्म का है, पूरे का पूरा कश्मीर जिससे वो लड़ने जा रहे हैं वहां पर तो उनके हॉस्टाइल लोग बैठे हुए हैं, पंजाब में उनके हॉस्टाइल लोग बैठे हैं, ये लड़ेंगे कहाँ से, किस जगह पे लड़ने चले आज जाएंगे? नहीं, वो ये कह रहा है, पागल की हद हो गई है कि नहीं। आप ये देखिए कि यहाँ तक हो रहा है भाई बोरिया जान साहब, नहीं आपसे आज अच्छी बातें हम करना चाहते हैं। एक तो वो मक्के में मैंने आदमी सऊदी अरब में बैठ कर ये कह रहा है कि मक्के के अंदर हम जो है, काबे के अंदर हम जो है बुत लगाएंगे, उसने ट्वीट कर दिया। वो कहता है हाँ जी, कहता है शिवलिंगम, वो कहते हैं ये वो है। अब आप अंदाजा करें कि पागलपन की इंतहा है कि पीछे से पाकिस्तान क्रॉस करना है, अफगानिस्तान क्रॉस करना है, इराक क्रॉस करना है, उसके बाद आगे जाके कहीं मक्के पे आएंगे। लेकिन पागलपन है ना, असल में उनके जो पंडित जो है ना उनको यही इस वक्त बता रहे हैं। और वो सारे तो आप अंदाजा करें कि जो लोग शादी के अंदर 1 मिनट आगे पीछे ना करें मुहूर्त के हिसाब से, और वो हालत जो हो कि जहाँ पूरा इंडिया जो है वो कोरोना के लिए जो है वो गाय का दूध पीना शुरू हो जाए, वो क्या आप तस्वर कर सकते हैं? वो यही समझते हैं, वो कहते हैं कि वो आप और आगे सुने, वो ये कहता है मोदी के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इंडिया शुरू करेगा, उसका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया का बनेगा। अभी लेटेस्ट आई है खबर। जी हाँ, ये मुझे उसका बयान है। लेकिन ये है ना कि इंडिया तबाही के किनारे पहुंचता है। सैयद नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस जो है इस बात के ऊपर है, किसी और मुल्क के बारे में नहीं कहा कि पाकिस्तानों को संजीनों से चकड़ के लाएंगे, किसी और मुल्क के बारे में नहीं कहा। एक आपने फरमाया फलस्तीन के, उसके अंदर यहूदियों से लड़ोगे और दूसरा आप हिंदुओं से लड़ोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर हमें लड़ने का जो तरीका ये होगा, ये एटम बम या हमारी ताकत बड़ी हार्ड है, ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गुरूर के ज़ुमरे में आती हैं। और जो जंग बदर का हाल हुआ और जंग अहद का मामला हुआ, हमें तो ये कहना होगा ना कि ये जो हमारा बयानिया होगा वो ये होगा कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी बताइए, आपने इसको वाजे करें। पहली बात तो ये है कि तमाम लोग ये कहते थे कि उस दिन कश्मीर भी आज़ाद होगा, उस दिन भारत से भी जान छूटेगी, जिस दिन भारत के मुसलमानों को होगा को गलत जगह पे है। आप अंदाजा करें, कश्मीरी रस्ते में यही कहते थे, साकर मुसा यही कहता था, जो ही अपना कहता था, जब तक इंडिया के मुसलमान हमारे साथ खड़े नहीं होंगे मैं आज़ादी नहीं मिल सकती। इस वक्त इंडिया का 22 मुसलमान जो है उसको मुकम्मल तौर पे एजाज हो गए कि ये अबुल कलाम आजाद का इंडिया नहीं है जो हमें लालच दे के लाया गया था, ये हुसैन बख्ती का इंडिया नहीं है, ये इंडिया उन्हीं का गंदा इंडिया है कि जो धोखा दिया जाता, हमें भी धोखा दिया जाता और हम यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। और आप दावा करें कि फिर रुक जाइए, आप बताइए कि फिर इंडिया के लोगों को ये आप मैसेज दें, क्या हम ये मैसेज दे सकते हैं कि वो उठ खड़े हों और जान आखिरी को सुपुर्द करें? मैं आपको बताऊं, रोजाना मेरे साथ कम से कम बेशुमार इंडिया के लोग जो हैं वो रास्ते में रहते हैं, वो बताते हैं कि हम उठ खड़े हुए हैं। और आप अंदाजा करें ना कि आप हर चौथे बंदे के ऊपर एक मुसलमान है, और एक मुसलमान अगर मरने मारने में तुल जाए तो 4 आदमी जो है उनको लेकर। हाँ, लेकिन उनके पास तैयारी नहीं है। अब वो अबुल कलाम आजाद के धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। आपको जब परवेज मुशर्रफ का वाक़या याद है कि जब परवेज मुशर्रफ वहाँ गया तो उसको क्या कहा, एक वो देवबंद के आदमी ने, उसने कहा कि जनाब हमारे साथ में 80 करोड़ जो हिंदू है हमारा साथ देंगे, और उसी के ऊपर हमला हो गया। अभी जब ये वाक़या हुआ है उसी पे दिल्ली वाला यह है कि इस वक्त अलकायदा का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया शिफ्ट हो चुका हुआ है। अब इंडिया जब किसी और को ताना नहीं दे सकता, वो आसाम के अंदर शिफ्ट है, और आसाम के अंदर वो बाकायदा उनका रिसाला गज़वा हिंद निकल रहा है। यानी अब तमाम मुसलमानों की वो जितने वो लोग थे उनकी तवज्जो भी वही गई है, और तमाम वो दहशतगर्द भी वहाँ पहुंचे हैं। इंडिया का अब किस्मत का फैसला होने वाला है। दहशतगर्द क्यों करें, मुझे कहें मुजाहिदीन पहुंच गए।
हाँ, मुजाहिदीन तो ऑलरेडी थे, अलकायदा भी आ गई है। मतलब अब देखो ना, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, और लड़ाई उन्होंने अलकायदा हाँ, ने तो मुसलमानों को थोड़ा आप मारना है। हुक्मनामा जारी करें ना, आप हुक्म दे रहे करें, अमीर बने आप कहें कि हुक्म जारी बिजन। बिल्कुल सर, विजन कर देंगे वो छोटे छोटे ग्रुप। नहीं हमारा भाई देखिए, हम दो भाई हैं, हम कहते हैं कि आप इंडिया के मुसलमानों पर जिहाद लाजिम हो गया है, हम ये फतवा जारी कर सकते हैं। और सर, मुसलमानों का हम पे लाजिम है उनकी मदद करना। हमारा लाजिम हो गया, हम पर लाजिम हो गया कि हम उनकी मदद करें। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कलिया तो जालिम के मुसलमानों को बचाने नहीं जाते, लोग हाँ, बचाते नहीं जाते। पहले पारे में मौजूद है। जी जी बिल्कुल मौजूद है। वालेकुम नासुका, क्यों नहीं जाते हो तुम, क्यों नहीं कत्ल करते हो उन लोगों को जो करिया जालिम के लोग हैं, कि जिनके बच्चे और औरतें पुकार को होकर कहते हैं कि अल्लाह को मददगार दे, अल्लाह हमारे लिए। इस वक्त इंडिया के खिलाफ लड़ना अल्लाह की का मददगार बनने के मुताबिक। हम ये कहते हैं आज के दिन में आपसे गुफ्तगू के दौरान में कि इंडिया के मुसलमान जिहाद का ऐलान कर दें और पाकिस्तान के मुसलमान उनकी इमदाद का ऐलान कर दें। बिल्कुल, बल्कि दुनिया भर के मुसलमान, सारी दुनिया नहीं, पहले पाकिस्तान करे, पहले पाकिस्तान का आगे दुनिया वाले करते रहेंगे, करे ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो पाकिस्तान के लोग हैं ना, हम तो करेंगे। ठीक है, सही बात है जी, सही बात, बिल्कुल करना चाहिए पाकिस्तान को करना चाहिए। आप देख जुमला फिर कह रहे हैं करना चाहिए, नहीं आप कहते कर दिया मैंने। बिल्कुल इंडिया के मुसलमानों को वहाँ खड़े होकर जहाज का ऐलान करना चाहिए, उन पर फर्ज है। और पाकिस्तान चूंकि पड़ोसी है, पाकिस्तान के ऊपर सूरह निसा की 75वीं आयत के मुताबिक फर्ज है कि उनकी मदद करे। बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ईजान मकबूल साहब, आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने जो बात कहनी थी वो कह दीजिए ना। मेरे साहब मुझे ब्रेक ही लेकर जा रहे हैं, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप कह रहे हैं कि पहले सिंध गवर्नमेंट में बात कर ली जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम मुदारिस शाह साहब, एक आप बहुत कमज़ोर आदमी साबित हुए हैं। आप हमारे स्पिरिचुअल सेंटर को आपने बंद किया, वो नहीं करना चाहिए था, उसकी SOP बना लेते। और ये जो तरीका आपने इख्तियार किया कि मस्जिदें बंद की हैं, ये अच्छा तरीका इख्तियार नहीं किया। अब जो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप वो कहते हैं कि साहब वो मक्का मुकर्रमा मैंने हरम बंद हो गए हैं, हरमैन शरीफ बंद हो गए हैं, देखिए वहाँ पर जमहूरियत नहीं है, वहाँ पर एक बादशाहत है। और आप एक जमहूरियत की बातें करते हैं और आप एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आपके पास बहुत से तरीके थे और आप उससे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। आप उनके यहाँ तो एक तरीका है बस बंद कर दो, बादशाह ने हुक्म दे दिया बंद कर दो। हमारे पास तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जो हम तरीके कर सकते थे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ जो करप्शन का जो निज़ाम है अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम चाहते ये हैं कि अब मरकज़ी हुकूमत आपके इस मामले पर तवज्जो दे। अब जो नया वाक़यात हमारे सामने रोज़ बरोज़ नए आ रहे हैं, एक तो ये कि आपकी गंदम उड़ गई है 10 अरब रुपए की, जो कि आपको हिसाब किताब देना होगा, और हम चाहते हैं कि जो है नैब इसके ऊपर तवज्जो करे। दूसरी बात जो हम आपके नोटिस पे लाना चाहते हैं वो ये कि सिंध की हुकूमत के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि ये कारोबार के अंदर जो लोग जिन्होंने ज़मीनें अलाट की गई हैं, उन ज़मीनों को जो है ये लोग, इनका जो टप्पी जो है, मुज़फ़्फ़र टप्पी जो था, जो कि एक रिश्तेदार है इनका ज़रदारी साहब का, उसने अपना एक अलग से नया निज़ाम बनाया था। उसी टाइप का तरीका उन्होंने ये किया है कि साहब वो अपने जो कागजात में रद्द-बदल कर रहे हैं, और बहुत सी ज़मीनें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में खुसूसन जो है उसमें 3 आदमी जो है, सबसे ज़्यादा तैमूर डोम की है, जो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, जो आपके हमारा जो ये दोस्त है जो नासिर शाह के अंडर में है। अब मालूम नहीं कि नासिर शाह इसमें कितना इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल इनकी नासिर शाह की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और देसी वैस फैयाज सुलंगी है, और ये जो है वो खालिद फत्तू के जो टिप्पी ग्रुप का खिलाड़ी है, और वो जो एक किस्म का जो वो उनका एक जो पैसे का जो काम करता था वो भी है, और जो बाहर पैसे भेजने वाले लोगों में भी शामिल है वो। तो ये बदनवान टोला साइंटिफिक तरीके से कागजात में रद्द-बदल कर रहा है, और बोर्ड और के दस्तावेज में तब्दीली करके सरकारी और दीगर इमलाक पर कब्ज़ा कर रहा है, जाली सरकारी कागजात बनवा कर फौज कर रहा है। इंसदाद तजावज़ात का मामला शरीक है। पुलिस के मामले में यहाँ पर DSP सफदर शाह का नाम आ रहा है,
खालिद फत्तू पहले सरकारी कागजात में हेराफेरी करके ज़मीन हासिल करता है, फिर इससे तजावज़ात शुरू की जाती है जिसमें मकामी पुलिस स्टेशन का भरपूर ताउन शामिल होता है। गैर कानूनी ज़मीनों को तैमूर डोम की मुख्तलिफ बिल्डर्स को फ़रोग़ करता है। ये ख़ुद को सूबाई वज़ीर नासिर शाह और सरजील मेमन इनाम मेमन का फ्रंटमैन करार देता है। ये बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर से मुलाकात की तस्वीर शेयर करके ख़ुद को मज़ीद अहम साबित करता है। अब इसमें 3 आदमी पर ज़िम्मेदारी आयद होती है, 4 पर बल्कि, एक वज़ीर आला पर, एक नासिर शाह पर, दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को और आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहब पर ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले की तहक़ीक़ कराएँ और इस मामले को साफ़ करें कि ये डोम की क्या चीज़ है और इसकी क्या हैसियत है और ये डीसी जो है ये क्या चीज़ है। अब ये भी एक मसला खड़ा हो गया जो बाद में उठेगा कि ये इन्होंने एक तरह के एक ही ज़बान के लोग जो है पूरे कराची पे मुसल्लत कर दिए हैं, जिस पर बहुत बेचैनी है और ये किसी वक्त में ये जो है लावा जो है किसी वक्त में फटेगा। अभी हम इस पर जिक्र नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इंडिया के हमले का ख़तरा है, लेकिन बहरहाल ये इसी दौरान ही फटेगा। अच्छा जी, आप आगे। अच्छा, ये जो आपने अभी कहा ना ये इस दौरान फटेगा, इसके वो सारे असबाब पैदा हो रहे हैं, सारे असबाब पैदा हो रहे हैं साहब। अब ये बात ये हो रही है कि आप बहुत से लोग जो हैं इसकी लीडरशिप के लिए बहुत से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और जो भी लीडर बन गया एक दफ़ा तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देगा। इस हुकूमत सिंध के लिए इनका रहना यहाँ पर दूभर हो जाएगा। और इनको ये बात मालूम नहीं है कि ये गिलास के महल में रह रहे हैं और पत्थर जब आएंगे तो गिलास टूट जाएगा। तो मैं ये बहुत सी बातें हैं जो बात कहना चाहता हूँ इशारों किनारों के अंदर, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई दूसरा भी तैयारी कर रहा होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरा तैयारी नहीं कर रहा होगा कि आप बैठे हैं आराम से। यहाँ पर आपने यहाँ पर 10-20 आदमी यहाँ पर बैठा दिए हैं, अपनी कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? खाम खा के एक चौकी लगा दिए, 10-20 आदमी पुलिस के बैठा दिए, 10 आदमी पुलिस के उसके बैठे हैं। अच्छा, और जहाँ जब काम की जरूरत होती है उस वक्त गायब होते हैं। आप देखिए यहाँ पर कल क्या वाक़या हुआ वो दिखाएंगे आप। जी, वो फुटेज चल रही है, फुटेज चला दे। उसी की बात कर रहा हूं मैं। आदमियों को लूट मार की है यहाँ पर आपके शाह फैसल कॉलोनी के पुल के ऊपर। ये जो ब्रिज मिलाता है कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी को, जो ब्रिज मिलाता है उसको आपने जुल्म किया। वहाँ रोजाना 2 मोबाइल होती थी, लेकिन उस दिन नहीं थी, कल के दिन नहीं थी। तो ये सबको लूट मार कर दिया, खुलेआम सलाह-ए-आम थी। तो अब आप जानबूझ के करवा रहे हैं जनाब वाला। तो आप ये समझते हैं कि ये बॉयल हो रहा है कराची और आप कराची को जानते नहीं हैं। अभी आप नहीं जानते, अभी जान जाएंगे। चलिए जी। अच्छा, थोड़ा सा अब ये लॉकडाउन की बात कर लें, क्योंकि वो इलियास मेमन साहब ने तो बहुत तफसील से बताया था, तो फिर हम जरा उधर चलेंगे। आपके पास मुजाहिदीन साहब हैं लाइन पे? कोशिश कर रहे हैं कि वो हो जाए। अच्छा, लॉकडाउन का जो उन्होंने उसूल बनाया कि सुबह, वैसे उसूल तो अच्छा बनाया, फजर से लेके 5 बजे तक, अब ये रूटीन चले। में आदमी नमाज पढ़ के सोएगा या सामान खरीदेगा? अगर किसी को जरूरत है खरीदने के लिए तो जागे। गलत बात है, वो तरीका ही गलत है। लेकिन अब क्या करें, वो उनके लिए भी मसला है ना कि अगर खुला छोड़ दें तो फिर वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? ये पुलिस वाले तो सो रहे होंगे। जिन पुलिस वालों की आप बात कर रहे हैं वो यानी ऐशो इशरत में पले हैं, वो अपने काम में जाग रहे होते हैं। हाँ, नहीं कोई नहीं जाग जहाँ पे माल बनाने के में जागते हैं, माल बनाने में जागते हैं। जहाँ उनका अपना काम है वहाँ जाग रहे होते हैं, वो सारे काम करते हैं। फैसल मुबीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाइए कि ये आपका जो सनतकारों का जो मामला खोलने की है, आपका पहिया बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, ये क्या तरीकाकार होगा कि आपका पहिया खुल जाए? अच्छा, इसमें सनतकारों से पहले हम ये देखिए, कोविड जो है ये कोरोना का जो इशू है ग्लोबल इशू है और उससे जो है ग्लोबल इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो गई है और वो इतनी डिस्टर्ब हुई है कि ये जो है इसको रिवाइव करने में सालों लग जाएंगे। अब हमें थोड़ी सी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को जो चाहिए कि एक जो है स्ट्रेटेजी बनाए कि इसको हम किस तरह ओवरकम करेंगे। बहुत सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने ऐसी की हैं कि जो अभी जो है ऑयल की प्राइस सिग्निफिकेंटली ग्लोबल प्राइसिंग डिक्लाइन हुई है, तो उन्होंने प्राइस का जो पास ऑन है वो जो है कंज्यूमर को दिया है, तो नॉमिनल दिया है, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया अभी भी हमारी प्राइस काफी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस है। और हमें चाहिए कि हम उसको जो है हमारे जो ऑयल रिजर्व है उसको हम इनहांस करें ताकि हमारा जो गवर्नमेंट है उसको ये फायदा हो, क्योंकि हमारी जो टोटल पेमेंट होती है फॉरेन पेमेंट उसमें 25% जो है वो ऑयल की कंट्रीब्यूशन होती है। सेकंड जो अभी इन्होंने डिसीजन लिया है जो इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने जो कम किया है, ठीक है, तो उससे भी जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अब बात ये है कि जो कोविड की सिचुएशन है वो खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए वो तो मैं भी आपको डिस्कस करता हूँ, बट अभी वी हैव टू चेंज अवर अप्रोच। ये जो
क्राइसिस आया है, इसमें हमें अगर हम इसको अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे, हम जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं जाएंगे तो वी विल बी इन बिग प्रॉब्लम। क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि रूरल पॉपुलेशन जो है मोर देन 60% है, और जो है हमारा बिजनेस का बिल्कुल पहिया डिस्टर्ब हो चुका है और आज क्राइसिस चल रहे हैं। हमें जो है अब हमारे अपना लाइफ स्टाइल, हमारे बिजनेस की अप्रोच, सब चीज हमें चेंज करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें एक पूरी टीम बना के इस पे काम करना चाहिए। ओ भाई, उस पे तो सालों लग जाते हैं चेंज करने का, लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि अभी जो बात आ रही है, जो इकोनॉमी की रिवाइवल की, इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है और एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस करती है, इसका मतलब पूरा मुल्क प्रॉब्लम फेस करता है। क्योंकि एक कंपनी खुलती है तो उससे कई लोगों का घर चल रहा होता है, पूरी कंप्लीट सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि बिजनेस चलता है तो उससे मुंसलिक उसके एम्प्लॉय भी होते हैं, उसके सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, उसके सप्लायर भी होते हैं, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है और उसका ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसको इमीडिएटली वॉर फोटिंग बेसिस पे हमें स्मार्ट एसओपी के साथ इंडस्ट्री को खोलना चाहिए, बिजनेस को रिवाइव करना चाहिए, वरना विल बी इन बिग प्रॉब्लम। अभी जितना टाइम हमने बंद किया उसको, उसके इम्पैक्ट को कवर करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और अगर हम इसको फर्दर डिले करेंगे तो और ज्यादा जो है ये क्योस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि फौरन खुले ना, यही मतलब है, और एसओपी को बनानी चाहिए फौरन खुले स्मार्ट एसओपी के साथ इंडस्ट्री को। ठीक हो गया, ये बात करनी चाहिए ना। आप जो बात कह रहे हैं डिजिटलाइज करने का या उसका, तो वो तो एक बहुत अर्सा उसको दरकार है। हमारे गांव में जो आपने खुद कहा कि 70% उनको कहाँ से आपने मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात कर रहा था पहले कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए। देखिए, 2 स्टेप्स हैं। एक है गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, ऑयल के रिजर्व बढ़ाने। दूसरा जो है गवर्नमेंट को जो है आपको लोगों को, इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए उनको खोलने की इजाजत दी जाए। स्मार्ट एसओपी के साथ बिजनेस का पहिया चलेगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। ठीक है ना, एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है, कंप्लीट सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। तो हमने जितना टाइम बंद रखा है उस पर काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। अगर इसको फर्दर इसको होल्ड करेंगे, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन में जाएंगे तो ये नुकसान को रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एसओपी के साथ बिजनेस को जो है अलाउ करना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी फैक्ट्री को खोलना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल मुबीन साहब आपका कि आपने वक्त दिया। जी, अब आ जाएं आप कश्मीर वाले मामले पे। देखिए, कश्मीर वाले मामले पर बहुत ज़्यादा ये आदमी पागल हो गया है जिसका नाम मोदी है, और उसने ये क्लेम कर दिया है कि हमें जो है आप ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमें दें। अब बताओ, ये तो हमारी शहर गए, अब हम आपको कैसे देंगे? हम आपकी टांगें चीर देंगे, आपके हाथ तोड़ देंगे, आपके जो है सारे तमाम तुम्हारा निज़ाम बिगाड़ के रख देंगे। अभिनंदन इनको याद नहीं है, अभिनंदन के साथ गलती की ना इन्होंने, अभिनंदन को उन्होंने फौरन छोड़ दिया। गलत थी, देश इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी ये लोग अपनाते हैं। और ये नहीं, वो तो जब कभी भी ये इंडिविजुअल फैसले करते हैं तो ये इनसे गलती ये हो जाती है। नहीं, वो तो हमने इतने भोले बादशाह, उन्होंने कहा साहब हम आगे इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। उन्होंने 9 मिसाइल तैयार कर लिए थे। अगर आप नहीं छोड़ोगे, आपने 14 मिसाइल तैयार कर दिए थे उनको मारने के लिए। नहीं, आपने तो उनके आर्मी चीफ को बता दिया था कि आप हमारे हदफ में। उसके बाद में ये तो उससे पहले की रात की बात है ना, जो रात को ये हो गया था कि हमारे कोई फौजी अड्डे पर हमारे नहीं थे। हमारे तो यहाँ पर हाईवे पे खड़े हुए थे, मोटरवे पे खड़े हुए थे सारे तैयार जी, जिसको आपका हामिद मीर साहब ने ये रात भी खोला तो आपने मोटरवे पे खड़े कर दिए थे ताकि जिस वक्त भी चाहें उड़ा दें और हम जाके हमला करें, वो तो एक अलग बात है। तो इसके बाद में उन्होंने 9 मिसाइल और 9 शहरों को निशाना बनाया था। हमारे 9 मिसाइल उन्होंने किए थे, तो आपने 14 मिसाइल कर दिए कि हम तुम्हारे 14 उड़ा देंगे। जवाब उनको मिल गया था कि 14 मिसाइल हमारे मारेंगे और ये लगेंगे बिल्कुल निशाने पर। आपको इंटरसेप्ट भी कर सकते थे, हम जैम भी कर सकते थे, आप भी कर सकते थे। अगर आप में ताकत होती तो कर लेते आप। तो इसके बाद अभिनंदन का वाक़या हो गया, तो फिर क्यों छोड़ा आपने अभिनंदन को? अभिनंदन को आप 10 दिन रोक लेते तो आपको ये जो था, मैं आप उस वक्त फ़िलासफ़ी ये थी, हमारी भी जहन में ये था, उस वक्त फ़िलासफ़ी ये थी कि अगर ये आदमी जीत जाता है, कौन, ये मोदी, तो ये खुद इंडिया को तबाह कर देगा। हमारा फिक्र भी यही थी जी। तो ख़त्म कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन हमारा नुकसान ज़्यादा होने जा रहा है और एक जंग की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम इसको हरा देते तो जंग का ख़तरा टल जाता। तो वो हमारी सोच भी गलत थी, इनकी सोच भी गलत थी। इनको जब कहा गया हमारे DGI को कि साहब आप, हम जो उनके DG राह ने कि साहब अगर आप इसको अभिनंदन को छोड़ देते हैं तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे,
तो आपको कहना चाहिए था ओके वी विल रिप्लाई यू मैंने आप करके देखें, प्रॉपर जवाब टाइम मिलेगा। हाँ, आपको 10 दिन रोक लेते उसे। मैंने मोदी भी हार जाता और ये कुछ नहीं कर सकते थे, ये एस्केलेट ही नहीं कर सकते थे। आपको दुनिया भर से प्रेशर आ रहा था, आप उस प्रेशर को बर्दाश्त करते, और उसका नाम मैंने दिया कि स्ट्रेटेजिक पॉज करना चाहिए था आपको जी। जो बाद में फिर आपके जो बड़े बहुत बड़े जो आपके थे डीजी आईएसपीआर, उन्होंने फिर इसको बाई किया मेरे स्ट्रेटेजी पास के जो कि इस इस्तेलाह को, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ना, हमारे पास तो इतला हमारे पास ये होता है, हमें मालूम है क्या करना चाहिए। आपको तो फौजी है, सिर्फ आपको तो कमांड करनी आती है ना, ये लड़ना आता है, आपको ये स्ट्रेटेजिक मामला तो नहीं आते हैं। नहीं, वो फैसला तो वज़ीर आज़म साहब का था ना। नहीं, वज़ीर आज़म का नहीं था, इनका ही फैसला था, आईएसआई का फैसला था। अच्छा, बहरहाल आईएसआई को फ़ोन किया उन्होंने उनको रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने फैसला कर दिया। चलिए, वो तो जो अब हुआ हो गया, लेकिन गलत हुआ ना। अब नया काम तो कुछ करे ना। नया काम अब ये है कि कश्मीर में जंग शुरू हो गई है, कश्मीर में वही जंग शुरू हुई जो बांग्लादेश में शुरू हुई। अब आप तुम तमाशे देखो, आओ तो आते हो तो आओ, गिलगित बल्तिस्तान में आते हो तो तुम्हारे को गिलगित बल्तिस्तान में तो ख्वाब है आना, वो तो वो खुद ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही काफ़ी हैं। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तो ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने डोगरा राज को ठोका है इतना बड़ा। वो याद होगा उनको। नहीं याद है अभी तक, उन्हें भूल गए ना। ये दोबारा याद। भाई ये आदमी पागल है, ये आदमी असल में हिंदू का प्रचारी है, इसको जब तक ये ठोका नहीं जाएगा ये नहीं समझ में आएगा। खैर, वो आप यकीन मान लीजिए, मैं तो कितने दिनों से कह रहा था, लेकिन मुझे ये बताया गया कि भाई देखिए जब ऐसी तैयारी मामला होता है तो उसमें तैयारी का वक्त होता है फलाना दिन। जैसा कि इंडिया ने जब इस पाकिस्तान पर कब्जा किया तो उसके लिए 9 महीने तैयारी की है, उसने ये बात कही है अपने इंटरव्यू में, तो इन्होंने भी तैयारी अपनी पक्की कर ली है। तो इसमें जो मकबूजा कश्मीर में अब जो जुल्म सितम ये नहीं कर सकेंगे, इनको इतना ठोका जाएगा कि ये 9 आदमी जो मर रहे हैं, इनके 14 आदमी, 9 आदमी। एक रिएक्शन तो आया ये रियाज, कमांडर रियाज के शहादत के बाद। देखो भाई, अब ये तो शहादतें आप हमें भेज दो, हम भी ये काम करके अगर हमारी शहादत हो जाती तो कौन सी बड़ी बात है। वो लॉकडाउन जब से वो शहादत जो है मकसूद मर्द मोमिन होती है जी, मुसलसल जो कर्फ्यू लगाया ना इन्होंने, तो लोग अब वो तंग आ गए। लेकिन जब ये रियाज की शहादत हुई, कमांडर रियाज की, तो देखें वो लोगों ने हमला कर दिया उस पे, तो गाड़ियों पे, आप एक हमला जवाब दिया, यानी रिएक्शन हर आया। गाड़ी पर हमला होगा जी, हर गाड़ी पे होगा, इनके हर कैंप पे होगा, इनकी 7 लाख फौज जो है तितर बितर कर दी जाएगी, जो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। वो खुशफहमी जो इनकी वो दूर हो जाएगी जी। अच्छा, लेकिन अब बात ये कि आपने ये बात तो कर दी कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन अब सफारती मास पे भी बड़ा काम करना होता है। भाई सफारती मास पे आपका वजीर खारजा बहुत कमजोर है, मदद उसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है जो कि एक लड़ने वाले की बात होती है, जो कि एक बहुत बड़ा जिसमें अज़्म होता है। आप जो शॉर्ट फॉर्म में ये कर लें, वो एक सिंपल एक आदमी है, वो सिर्फ बातों को घुमा के बोलने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है, और वो भी सिर्फ पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। उसको जो इंटरनेशनल के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब से और तमाम एस्टेब्लिशमेंट से कि शाह महमूद कुरैशी इज़ नॉट फिट फॉर द वज़ीर खारजा इन दिस टाइम। ओके, इन ए गुड टाइम यू कैन हैव एनीबडी लाइक एनीबडी, तो वो अलग बात है। वो वैसे आगे की तैयारी कर रहे हैं आप। दिस इज़ नॉट द टाइम, मिस्टर शाह महमूद कुरैशी इज़ नॉट फिट फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री, नंबर 1। नहीं, वो कुछ और तैयारी। नंबर 2, और जो इनकी जो सारी कैबिनेट है, खुदा का वास्ता इमरान साहब, ये जो आपने 50 की कैबिनेट को बनाई, इसको लाके आप 10 पे खड़ा कर दो, बस 10 आदमी काफ़ी है आपके सपोर्ट के लिए। वज़ीर इत्तलात भी बताते खुद एक आर्ट है जी। ये काम इनको नहीं आता है बेचारे गरीबों को, जो आपने हर वो काम कर दिया है जो रूस ने किया था। रूस के जो वज़ीर, मैंने आपको बताया वज़ीर दाखिला का किस्सा रूस के, कि उन्होंने कहा कि जब वो एजेंट बन गया अमेरिका का जी, और जब अमेरिका का एजेंट बन गया तो इन्होंने इसको पता लग गया, जो इनकी जो थी रशियन जो इंटेलिजेंस थी जो बड़ी मशहूर थी, तो वो जब ये डिफीट हो गई तो एक बहुत ज़्यादा पुराना उसका जो आदमी था, उसका वो गया उसके पास, उसने कहा सर ये कैसे कर दिया आपने। उसने कहा तुम लोग जो है वो मेरे पीछे लगे रहे कि साहब मेरा फ़ोन किस टेप कर रहे हो, मेरे किससे मिल रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फिर कहने लगा सर आपने क्या किया। फिर उन्होंने कहा मैंने ये किया कि हर काम में नालायक आदमी को लगा दिया, जो काम उसका नहीं था आता था उसको भी लगा दिया। आपने भी इमरान खान साहब यही काम कर रखा। जो अब तो हो गया जो ना, लेकिन आपने जो ये बात की थी ना
कि ऐसे लोगों को बैठाया जाए अहम ओहदों पे। तो आपने फ़खर इमाम साहब को दी कश्मीर कमेटी, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, कौन सा तीर मार लिया? बेचारा शरीफ आदमी है, लेकिन बट ही इज तो नॉट। जब उनको पता है कि उनसे ये काम नहीं होगा तो माजत करनी चाहिए ना कि ये काम मुझे ना दे। वो आपको कहा ना, तो फिर क्या बात किसने कहा? वो नेमतुल्लाह शाह वली निमत वाली शाह बात वली आ ने कहा जाती कि है। ऐसे वजीर बनेंगे जो दुम मिलाएंगे कुत्तों की तरह से, उसके उनका उनके अंदर कुछ सा नहीं होगा। बस वो हाल कर रखा है इन्होंने, बस शौक में। अच्छा आप शौक, बस हाँ नौकरी करने का शौक अच्छा, है खैर साहब, ये आगे पीछे चले गाड़ी चले। कमांडर रियाज की शहादत से भाई आप एक देखिए, बात है कि मामला जो है कुछ गर्म होगा। जैन अभी आपको मैंने बता दिया, उससे भी ज़्यादा होगा, गर्म नहीं होगा, गर्म से ज़्यादा होगा। क्योंकि 9 महीने लोग मैसूर कर्फ्यू लगा हुआ, लोग कब तो तक, अल्लाह ने अजाब भी तो डाला कोरोना वायरस तो का, पूरी दुनिया लपेट को में लॉकडाउन कर जी, दिया। सब खामोश थे, इस पे कुछ कर नहीं रहे अच्छा थे। जी, आप चलिए अब एक आखिरी बात कर लें। अमेरिका और चीन में तनाव जी। जो बढ़ता जा रहा है, वो सारा कोरोना वायरस का मलबा जो है चीन पे डाल रहे हैं। पहले हमारा ख्याल था कि रूस जो है को माफ़ कर देंगे, रूस से वो लोग बना के रखना चाहते हैं। वो स्ट्रेटजी रोज़ बरोज़ उनकी बदलती जा रही है। आज भी रूस से उन्होंने, क्योंकि रूस ने उनको बिल दे दिया है, जो माल भेजा था उनकी मदद के लिए, तो उनको बिल भी दे दिया। वो समझते कि ये मुफ्त हाँ, मुफ्त में आ जाएगा, इमदाद तो आई रूस है। को जानते नहीं हैं जी। तो अब जो कोरोना ने जो जंग का माहौल बना दिया है, अब सवाल ये है कि अब इसमें चीन जो है वो बेसिकली जो बात वो जो कर रहा है, वो ज़बान बोल रहा है इसराइल की और अमेरिका की। जब वो कहता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करें, जी, हमें दे दो, तो वो मतलब ये है कि आप चीन के साथ में आप वो जो CPEC वो बंद कर दो। बस इतनी सिंपल बात ये है। और अमेरिका की भी इसकी आशीर्वाद इसको शामिल है। इमरान साहब अमेरिका से वो जो बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान को पता लग गया है, क्योंकि जो उसको फीडबैक मिलता है रोज़ाना, आजकल जो है कम से कम रोज़ भी मुलाकात हो रही हैं DGISI की। DGISI से मैं गर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर वाला कि कुछ ज़रा आप अपने चमत्कार दिखाएं। उससे भी ज़्यादा जो कि आप दिखा रहे हैं, आप हम जानते हैं कि यू आर नंबर 1। हम ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा यानी आला आपकी सलाहियत है, आपका उसमें दिखाने का वक्त आ गया। लेकिन वो नज़र भी आनी चाहिए। नहीं, हाँ, नज़र सलाहियत भी आ रही बेशक है जी, लेकिन ज़्यादा आनी चाहिए। जी। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। जी, नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।